गुड मॉर्निंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद ए के सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त को एक और करंट की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हो गया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर तो आपको बताया ही जाएगा, साथ ही साथ और भी तमाम फैक्ट जो है उनके बारे में आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसकी। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक भाई साहब हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा, ये कल का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इनका नाम है मनीष प्रभात। मनीष प्रभात की अगर हम बात करें तो ये उज्बेकिस्तान में अगले भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अम्बेसडर या राजदूत की बात करें तो इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है, राइट। चलिए अब एक इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही है मनीष प्रभात भाई साहब। अब आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। याद रखिएगा, नाम जो है वो की जो पॉइंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, वो आपको हमेशा याद रखना है। इस क्वेश्चन का पहला की पॉइंट क्या है? नाम, स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल में ही उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है। तो इसमें 3 कीवर्ड मिले हैं, एक आपका 151, एक आपका उत्कर्ष आंगनबाड़ी और एक आपका स्मृति ईरानी। तो जो नॉर्मली आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनको सरकार द्वारा और ज़्यादा डेवलप और विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो विकसित जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। तो अभी तक 151 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बना दिए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र कितने बना दिए गए हैं? उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र 151। अब इनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है श्रीमती ईरानी ने। ठीक है, अब इस ऐप का नाम है सखी ऐप। सखी ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सखी ऐप क्या करेगा, कुछ पॉइंट इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सखी ऐप क्या करने वाला है कि आगामी 1 वर्ष में यानी अगले 1 साल में 500 और उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, 500 और, अभी 151 हुए हैं, 500 और विकसित किए जाएंगे। अच्छा, ये जो 500 और विकसित किए जाएंगे या जो अभी 151 विकसित किए जा चुके हैं, इनके लिए सखी ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये सखी ऐप क्या करेगा? सखी एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। यानी जितने भी उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र होंगे इनको जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो सखी ऐप के जरिए ही दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, उनको ऑनलाइन शिक्षण भी इसी ऐप या इसी एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जाएगा, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सखी ऐप, स्मृति ईरानी और उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र, ये कुछ कीवर्ड हैं इस प्रश्न के, इनको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और खासकर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी नज़र में ये प्रश्न आपका चढ़ा हुआ है। देखिए, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल में ही किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता है कुछ दिन पहले इन्होंने सुसाइड किया था। वो सुसाइड था या मर्डर था, वो अभी मिस्ट्री बनी हुई है और इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग हो गई थी और सीबीआई आपका जो है वो केंद्र द्वारा उसकी अनुमति भी दे दी गई है। तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस पर आरोप लगा रही है, बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर आरोप लगा रही है। तो लेट्स सी कि आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले और किस प्रकार उनकी डेथ हुई है, सारी चीज़ें जो है वो निकल कर बाहर आएँ। अभी जो मुख्य आरोपी या मुख्य रूप से जो आरोप लग रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो तथकथित गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है रिया चक्रवर्ती, उन पर लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब समझिएगा कि चलो सम्मानित कर दिया गया है, इसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सीधे प्रश्न नंबर 3 की। अब प्रश्न नंबर 3 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जो अब नहीं रहे हैं। दिया हुआ है, हाल में ही पंडित जसराज, नाम याद रखिएगा, ये कीवर्ड है पंडित जसराज का, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में निधन हो गया है। उनका
संबंध निम्न में से किससे था, यानी उनका प्रोफेशन एक तरीके से पूछा गया है। तो याद रखिएगा उनका प्रोफेशन क्या था, शास्त्रीय संगीतकार थे वो। तो एक इस प्रश्न में ये कीवर्ड है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कौन रिलेटेड थे, पंडित जसराज नहीं रहे हैं, उनकी यूएसए में न्यू जर्सी में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। इमेज आप देख रहे हैं यही है आपके पंडित जसराज भाई साहब। अब थोड़ा सा इनके बारे में, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं, कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इनके जन्म की बात करेगा कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ये मेवाती घराने से थे, लेकिन इनको ख्याल की परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए भी जाना जाता है। तो ख्याल जो की गायकी और ठुमरी होती है उसके लिए भी इनको जाना जाता है। अच्छा, पंडित जसराज ने ऑस्कर पुरस्कृत एक फिल्म थी, याद रखिएगा, ऑस्कर विजेता एक फिल्म थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ पाई, इसमें अपनी आवाज़ इन्होंने दी थी, ठीक है। और भारत सरकार ने इन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। क्लियर, ये सम्मान जो हमारे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1987 में इन भाई साहब को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। तो पंडित जसराज नहीं रहे हैं, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड थी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग जो है भाग चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर अगर हम 4 की बात करें तो दिया हुआ है कि हाल में ही केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री, ठीक है, इनका नाम है अर्जुन मुंडा, ने जनजाति स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इनके द्वारा और इस पोर्टल का नाम पूछा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। अब यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, यही हैं मुंडा भाई साहब, अर्जुन मुंडा भाई साहब। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट देखते हैं कि इस पोर्टल का काम क्या होगा, भाई किस प्रकार से काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यह पोर्टल देश की जनजाति आबादी के कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। यानी क्या करेगा, जो जनजाति आबादी है उसके कल्याण के लिए प्रयास करेगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस पोर्टल पर भारत की जनजाति आबादी के स्वास्थ्य पोषण से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर क्या की जाएंगी, उपलब्ध करवाई जाएंगी। आया समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा। तो पोर्टल का नाम क्या है, स्वास्थ्य। लॉन्च किसने किया है, अर्जुन मुंडा भाई साहब ने। कुछ कीवर्ड हैं, इनको आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा, ठीक है। और मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं बाराबंकी वाले, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी मैं करंट डेली का डेली आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे ही अपनी कोचिंग खुलेगी, सरकार की अनुमति मिलेगी, उसके बाद क्या होगा कि वीकली मेरे पास सारे जो है इनके PDF हैं और मैं वीकली जो है 6 दिन का जो है एक साथ करंट अफेयर का टेस्ट आपका ले लिया करूँगा। तो जिससे आप एक बार पढ़ चुके होंगे और एक बार स्पीड टेस्ट देंगे तो आपका करंट जो है वो काफ़ी मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होने वाला है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ISA द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। ISA ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका एक शिखर सम्मेलन होना है और ये पहला शिखर सम्मेलन है। याद रखिएगा ये 8 सितंबर 2020 को होगा, यानी नेक्स्ट जो मंथ हमारा आने वाला है 8 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जो है कब होने वाला है, 8 सितंबर को। अब ये जो 8 सितंबर को सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन होगा, इसका उद्घाटन जो भाषण है वो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। इसका उद्घाटन भाषण किसके द्वारा दिया जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ याद रखिएगा एक नोबेल विजेता हैं डॉक्टर M स्टैनली विंगटम, ये उद्घाटन समारोह के दौरान की नोट संबोधन प्रस्तुत करेंगे। की नोट संबोधन कौन प्रस्तुत करेगा, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर M स्टैनली। क्लियर है, ये दो नाम याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी किसके बारे में,
कि इस सम्मेलन में किया क्या जाएगा, किन चीज़ों पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए इस सम्मेलन में कम लागत, नवीन और सस्ती सौर प्रौद्योगिकियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसे 2015 में पेरिस में COP20 जो COP21 की बैठक हुई थी पेरिस में, उसी दौरान प्रधानमंत्री जो थे इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको शुरू करने के लिए पहल की थी। तो ये जो ISA है इसके गठन की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से भूमिका किसने निभाई है, भारत और फ्रांस ने। क्लियर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और इसमें समझते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि ये जो आप समूह देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप समूह देख रहे हैं इस समूह में अब तक वे देश सदस्य हो सकते हैं जो कर्क व मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास कुछ ऐसे करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये है हमारा ग्लोब, ये क्या है, ग्लोब है, और आपको पता है कि ये 0 डिग्री रेखा है और ये इसके ऊपर क्या है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जिसको नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये इसके नीचे 23.5 डिग्री कौन सी आपकी मकर रेखा जिसको हम साउथ बोलते हैं। तो अब एक पॉइंट आप याद रखिए, मान लीजिए ये पूर्व है, यहाँ से सूर्य निकलता है और सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से जो है वो पृथ्वी पर पड़ता है। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं जो ऊपर कर्क रेखा से लेकर नीचे मकर रेखा तक का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर प्रकाश जो है लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है, इसका मतलब ज़्यादा प्रकाश रहता है। तो इस हिस्से में जितने भी कंट्री आते हैं यहाँ पर सूर्य का ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ पर तापमान या हम कहें कि लाइट या रोशनी ज़्यादा रहती है। इस कारण इस क्षेत्र में अगर हम ये जो इंटरनेशनल सौर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, इसका जो है सही तरीके से उपयोग हम करें तो इस क्षेत्र में क्या होगा, इसके द्वारा इस क्षेत्र में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए इस संगठन में मोस्टली इस क्षेत्र में आने वाले कंट्री ही शामिल हैं। ठीक है, और इनको जो है या ISA के जितने भी आपके सदस्य देश हैं इनको सूर्यपुत्र की संज्ञा दी गई, किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, अभी रिसेंटली कितने इसमें जुड़ चुके हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, आप एक बार कंफर्म करके देख लीजिएगा कितने जुड़ चुके हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, याद रखिएगा, गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। भारत में कहाँ पर, गुड़गांव में। तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव में। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हाल में किसे सीमा सुरक्षा बल, यानी ये किसकी बात कर रहा है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा है, कि महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब देखिए एक पॉइंट समझिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राकेश अस्थाना। अब एक आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, यही है राकेश अस्थाना। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये 35 या 36 ईयर ओल्ड थे, 19 समथिंग के आसपास, तो इन्होंने चारा घोटाला जो था उसका खुलासा किया था। और आपको पता है कि उसी के बाद इन्हीं के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई थी लालू यादव पर, और उसके बाद लालू यादव की गिरफ्तारी हुई थी और वही सज़ा इस समय भुगत रहे हैं लालू यादव जी। तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है इनका, काफ़ी नाम हुआ था, और अब इनको जो है BSF के महानिदेशक के रूप में क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। राइट, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं किसके बारे में, BSF के बारे में। इनके अगर कुछ पॉइंट अगर इनके बारे में आप देखना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट ये देख सकते हैं कि 1984 बैच के गुजरात कैडर के क्या हैं, ये IPS हैं। और याद रखिएगा 31 जुलाई 2021 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और अगर हम BSF की बात करें तो BSF की स्थापना हुई थी, भारत चीन युद्ध हुआ था उसके जस्ट बाद हुई थी, कब, 1 दिसंबर 1965 को। इसका आदर्श वाक्य क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। राइट, अब एक पॉइंट आप और समझ लीजिएगा, इसमें कीवर्ड क्या है, इस क्वेश्चन में कीवर्ड है इसमें BSF का महानिदेशक कौन, अस्थाना भाई साहब। अस्थाना भाई साहब की बात करें तो 31 जुलाई 2021 तक पद पर बने रहेंगे। और BSF की बात करें 1965 में गठित, और इसका जो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य।
क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये भी, कि कर्नाटक में किन दो शहरों के मध्य एक औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैसूर और बीदर। मैसूर और बीदर के मध्य में क्या होगा, एक औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो बताया गया है। अच्छा, इससे राज्य उद्योग और वाणिज्य के विकास को बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करने में सरलता होगी। यह जो गलियारा है, औद्योगिक गलियारा है, यह बेंगलोर चेन्नई एक औद्योगिक गलियारा है, ठीक है, और साथ ही साथ एक बेंगलोर मुंबई औद्योगिक गलियारा है, उसी के मॉडल पर विकसित किया जाएगा या बनाया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि कर्नाटक के किन दो शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा औद्योगिक गलियारे के माध्यम से, या किन दो शहरों के मध्य में बनेगा, तो मैसूर और बीदर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है, ये यहाँ पर यह है, याद रखिएगा, यह घोषणा की है कि वह 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर को एक नया स्वरूप प्रदान कर रही है। कीवर्ड क्या है, लिंगराज मंदिर। ये इमेज देख रहे हैं, यही आपका लिंगराज मंदिर, और इसका अब जो है वो नवीनीकरण किया जाएगा, तमाम सारी चीज़ें इसमें चेंज की जाएंगी। तो ये है कहाँ पर, आप जानते हैं उड़ीसा में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट। क्लियर है? अब कुछ बातें कर लेते हैं लिंगराज मंदिर के बारे में भाई। अब देखिए, लिंगराज मंदिर की बात करें तो आप सब जानते हैं 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। अब यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। अच्छा, है कहाँ पर, भुवनेश्वर में स्थित है ये, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और कलिंग वास्तुकला की शैली में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था, जिसे बाद में गंग शासकों या गंगा के शासकों द्वारा निर्माण या इसका जो है वो पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो लिंगराज मंदिर से जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा उसको आप देख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। दिया हुआ है, हाल में ही चंद्रयान 2, आप सबको पता है चंद्रयान 2 आपका लॉन्च किया गया था, उसका कुछ पोर्शन जो है वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन कुछ वहाँ पर काम कर रहा है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढों, जिनको क्रेटर कहा जाता है, की तस्वीर खींची है, जिसमें से एक क्रेटर का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है। तमाम सारे क्रेटर हैं जिनकी तस्वीर खींची गई है चंद्रयान 2 द्वारा, उनमें से एक क्रेटर है, उसका नाम जो है एक भारत के महान वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर रखा गया है, उनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का जो जन्म दिवस होता है वो 12 अगस्त को होता है, तो फिर अभी रिसेंटली गुजरा है 12 अगस्त को इनका जन्म दिवस, तो इनके नाम पर ही इस क्रेटर का नाम रखा गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस क्रेटर के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, एक इमेज यहाँ पर देख लीजिएगा, यही है क्रेटर और इसकी जो है फ़ोटो क्लिक की गई है। अब थोड़ा सा आप समझिए, साराभाई क्रेटर, अब नाम क्या हो गया उसका, साराभाई क्रेटर हो जाएगा ना, साराभाई गड्ढा, साराभाई क्रेटर के बारे में। चंद्रमा पर साराभाई क्रेटर आघात से बना क्रेटर है, कोई चीज़ वहाँ पर गिरी होगी उससे बना हुआ है। यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी क्वाड्रेंट में मारे सेरेनेटेटिस में स्थित है। अब ये जगह कौन सी मुझे नहीं पता है। इस क्रेटर का आकार जो है वो 7.38 किलोमीटर है और यह लगभग वृत्ताकार है, यानी बहुत बड़ा है ये क्रेटर, ये गड्ढा। क्लियर है? चलिए, तो आपने इमेज भी देख ली है और किसके नाम पर रखा है ये भी आपको पता चल गया है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तर हो जाएगा हरभजन सिंह, ये भाई साहब हैं हरभजन सिंह, ठीक है। अब कुछ पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो याद रखिएगा, पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उनको आप समझिएगा कि ई वाहन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ई बाइक गो, ठीक है। ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचना चाहती है, और उसका मानना ये है कि हरभजन के जुड़ने से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अभी ये कंपनी कहाँ पर कार्यरत है, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में, बस इतने सिटी में, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। अब प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है। दिया हुआ है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा निम्न में से किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तर हो जाएगा ई पाठशाला।
क्या है? ई पाठशाला। देखते हैं क्या है ई पाठशाला, इसको भी समझते हैं भाई, समझना तो पड़ेगा ही। अब देखिए समझिए कि जो ये हमारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है यानी AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला लॉन्च किया, यानी दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है, भारतीय फुटबॉल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है। यह प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है। यहाँ पर क्या की जाएगी, इंटरमीडिएट तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो फुटबॉल की कोचिंग दी जाएगी, जिसे रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल और तीसरा भाग है माई ट्रेनिंग, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात हो जाती है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो कुछ दिन पहले ही बनाया गया, याद रखिएगा। प्रश्न है कि विश्व संस्कृत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है तथा इस वर्ष यह किस तिथि को मनाया गया है। पूरी डिटेल आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।